हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। और जिसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं पोस्ट किया है कोई। और इसका रीज़न ये है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं नहीं कुछ भी पोस्ट कर रही थी, कोई भी क्लास का, कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो। सो नाउ आई एम ऑल वेल और अभी मैं रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ। और ये जो 7th चैप्टर हमारा चल रहा है बिजनेस स्टडीज़ का, इसका हमारा एक लास्ट वीडियो बचा है, मतलब लास्ट पार्ट बचा है, जिसमें हम और सारी चीज़ें आगे का चैप्टर पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो तक अगर आपने वो मतलब ये चैप्टर पूरा नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ रिवाइज़ कर लेना। और अगर किसी का चैप्टर थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया, उसका एग्जाम्स थे, तो उसके लिए आई एम अगेन रियली वेरी सॉरी। अब हम बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक की, और हमारा आज का टॉपिक है ये। ठीक है, हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं ये सारी चीज़ें। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कमर्शियल पेपर्स, फिर हम पढ़ेंगे लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, ये सारी चीज़ें। इससे पहले हमने ट्रेड क्रेडिट पढ़ा था, पब्लिक डिपॉजिट पढ़ा था, हमने डिवेंचर्स पढ़े थे, हमने शेयर्स पढ़े थे, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। सबसे पहले हम बात करेंगे अब कमर्शियल पेपर की। कमर्शियल पेपर क्या होता है? सबसे पहले तो याद रखना है, कमर्शियल पेपर देखो बेसिकली क्या है, याद रखना है ये क्या है, एक शॉर्ट पीरियड के लिए है, शॉर्ट पीरियड का इंस्ट्रूमेंट है, अनसिक्योर्ड होता है और एक प्रॉमिसरी नोट होता है जो कि एक कंपनी इशू करती है फंड्स रेज करने के लिए। अब कैसे इशू करते हैं, सिंपल सी बात है। देखो करना क्या होता है, जैसे कि आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, अब आप पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं यूज़ कर सकते, या फिर आपके पास पब्लिक डिपॉजिट्स हैं नहीं, आपको पब्लिक डिपॉजिट दे नहीं रही है, और ट्रेड क्रेडिट भी पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, पब्लिक ये कमर्शियल पेपर यूज़ कर सकते हो। अब कमर्शियल पेपर क्या होता है, ये मान लो एक काइंड ऑफ पेपर है, जैसे कि पेपर एज एन मान लो ये कोई चीज़ है। ठीक है, अभी ये पेपर है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं इंसान हूँ कोई। ठीक है, मैं क्या करूँगी, मैं ये कमर्शियल पेपर ख़रीदूँगी, ये मैं हूँ। ठीक है, मैंने कमर्शियल पेपर ख़रीदा, ठीक है, मैंने ख़रीद लिया। अब जब मैंने ख़रीदा तो मैं क्या करूँगी, इसको दे दूँगी किसी कंपनी को, किसी कंपनी को। ठीक है, कंपनी को दे दूंगी। अब कंपनी क्या करेगी, इस फंड को यूज़ कर सकती है अपने लिए। तो कमर्शियल पेपर बेसिकली एक प्रॉमिसरी नोट होता है। प्रॉमिसरी नोट मतलब ये वादा कर रहा है कि आपको मैंने इतने रुपए दिए हैं, ठीक है, और आप मुझे ये पैसे विद इंटरेस्ट अब रिटर्न करने वाले हो। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो याद रखना ये डिस्काउंट रेट पर इशू किया जाता है। किस पर? डिस्काउंट रेट पे मुझे मिलेगा। मतलब मैं जब खरीदूंगी ना इसको, यहाँ से जब मैंने ख़रीदा तो अगर ये 1 लाख का था तो मुझे पड़ गया 75,000 का, मेरे को 75K में पड़ गया। अब मैं इसको पर ये 1 लाख में दूंगी और ये मुझे वापस से ये 1 लाख ही रिटर्न करेगा। ये याद रखना है, डिस्काउंट रेट पे तो मैं खरीदूंगी, और जो उसका फेस वैल्यू है, पार वैल्यू जो है, उसमें ये मेरे को इंसान रिटर्न करेगा, मतलब ये कंपनी मुझे रिटर्न करेगी। ये याद रखना है कमर्शियल पेपर्स। ये क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को इशू कर सकती है। कोई इंश्योरेंस बिजनेस को हम इशू कर सकते हैं, या फिर किसी पेंशन फंड को, बैंक को, किसी को, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को इशू कर सकती है। यहाँ पे पीडीज का मतलब क्या है, आपके पब्लिक डीलर्स, और एफआईज मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब बात याद रखनी है कि जो मनी रेज किया जाता है कमर्शियल पेपर के थ्रू, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और इसीलिए ये जो पूरा लोन होता है इन्हें अनसिक्योर्ड होता है। इसके अगेंस्ट कोई कोलेट्रल नहीं मांगा जाता है, कोई कोलेट्रल वगैरह नहीं रखा जाता है। और इम्पॉर्टेंट, कमर्शियल पेपर खाली वही कंपनीज इशू कर सकती है जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो। मतलब अगर मॉडरेट या फिर बहुत ज़्यादा लो क्रेडिट रेटिंग है, अगर अच्छी कंपनी नहीं है ये कह लो जानी मानी, तो वो कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकती है। सिर्फ हाई क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनीज ही कमर्शियल पेपर इशू कर सकती हैं। ये सब किसके अंडर आता है, ये कंट्रोल कौन करता है कमर्शियल पेपर का इशूएंस वगैरह? आरबीआई, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहली बार आरबीआई ने कब इशू किया था कमर्शियल पेपर, कब किया था? मार्च 27, 1989, मतलब 1989 से ये इशू किया जा रहा है और इस तरीके से यूज़ किया जाता है। अब मैं क्या करूँगी, मैं आरबीआई से खरीदूँगी, आरबीआई से मतलब आरबीआई या फिर जो मीडिएटर बैंक्स होती हैं उनसे खरीदूंगी। ठीक है, मैंने खरीदा 75,000 में, और 1 लाख वाला था 75,000, मुझे सस्ता पड़ गया पर मुझे फ़ायदा होगा, तो ये मेरे को फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कमर्शियल पेपर्स। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि तो शॉर्ट टर्म मनी देता है हमको। शॉर्ट टर्म मतलब आपका कितना हो गया,
364 डेज़ तक का, ठीक है। शॉर्ट टर्म आपका 364 डेज़ तक का होता है। प्री डिटर्मिन्ड मैच्योरिटी होती है इसकी, मतलब ये इतने टाइम तक ही वैलिड रहेगा और इस पे कोई कोलेट्रल नहीं चाहिए होता, इसीलिए अनसिक्योर्ड भी है, ठीक है। अनसिक्योर्ड है क्योंकि मैं किसी कोलेट्रल नहीं रखवा रही हूँ अगर मैं उसको अपना कमर्शियल पेपर दे रही हूँ तो, और ये स्टॉक में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, याद रखना है। ये फीचर्स हैं इसके। अब बात आती है इसके मेरिट्स की। मेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो सबसे पहली बात, ये एडिशनल फंड्स हमको प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि इसमें कॉस्ट कम लगती है। ऐसा नहीं है जैसे हम शेयर्स इशू करते हैं ना, या फिर डिबेंचर्स वगैरह हम इशू करते हैं तो क्या होता है, अंडर राइटिंग का, प्रोस्पेक्टस का बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है, पर यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है, तो कॉस्ट कम लगती है, तो इसीलिए हम फंड्स ज़्यादा रेस कर सकते हैं। हम मतलब कंपनी फंड्स ज़्यादा रेस कर सकती है, हाईली लिक्विड होता है और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, रिलायबल है और रेस्ट्रिक्शंस नहीं है इसमें, कुछ भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और हम क्या कर सकते हैं, हम मतलब कंपनी क्या कर सकती है, स्पेंड कम खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। खर्चा मतलब वही, उसकी कॉस्ट देखो कम लगेगी, अभी मैंने बताया ना ड्यू टू लेस कॉस्ट, तो कॉस्ट कम लगेगी और उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, एक जने से एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को हम ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि कमर्शियल पेपर क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को इशू करती है। तो ये सारे इसके मेरिट्स हैं। अब बात आती है डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स क्या क्या है, देखो डीमेरिट्स हैं कि ये यूज़ किया जा सकता है उन्हीं कंपनीज़ के द्वारा जिनकी गुड क्रेडिट रेटिंग है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था, जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं। और एज दिस अप्रोच इज इन सिक्योर, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर न्यू और मॉडरेटली रेटेड कंपनीज़। फिर आता है अमाउंट ऑफ मनी कैन बी, ये लिमिटेड अमाउंट ही रेज किया जा सकता है इसके थ्रू, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पर्सनल टाइप होता है। ये मेरिट्स डीमेरिट्स इतने पूछे नहीं जाते कमर्शियल पेपर्स के, बस मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है, कब लॉन्च हुआ था। अब बात आती है कमर्शियल बैंक्स की। कब देखो कमर्शियल बैंक्स तो आप लोगों को पता ही है, हमारे आसपास जितने भी बैंक्स हैं वो सब कमर्शियल बैंक्स में आते हैं। कमर्शियल बैंक्स में दो और कैटेगरीज होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक जैसे कि जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है, सरकार का ज़्यादा स्टेक है, लाइक आपका SBI, PNB, कैनरा बैंक, ये सब चीज़ें, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, ये सब। और प्राइवेट जैसे कि एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI और आपके फेडरल बैंक, ये सब। तो कमर्शियल बैंक्स में क्या होता है, सिंपल सी बात है भाई, हमको जाना है, हमको इतने का लोन चाहिए, इतने टाइम तक के लिए वो हमको पैसा दे देंगे और हमको विद इंटरेस्ट वो चुकाना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें पता है कि भाई बैंकिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये बैंकिंग सर्विसेज परफॉर्म करते हैं और ये अर्न करते हैं प्रॉफिट। फ्री फंड में हमको सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, ये प्रॉफिट अर्न करते हैं। कैसे, हम ये क्या करते हैं, जो डिपॉजिटर्स ने पैसा दिया इनको, ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा 9th क्लास में। वैसे देखो ये है हमारा बैंक, ठीक है, बेकार ही लग रहा है टूटा फूटा, ये हमारा बैंक है। और ये एक बंदा है डिपॉजिटर, यानी कि ये क्या करने आया है, पैसे अपने जमा करने आया है ना। और ये एक बंदा है बोरोवर, ये क्या आया है, उधार मांगने आया है। अभी जो डिपॉजिटर इसमें पैसे जमा करेगा ना, इस पैसा जमा करने पर भी इसको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब बोरोवर को एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा, एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो इसने 100 रुपये जमा किए, तो इसको सिर्फ क्या होगा, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे 25 रुपये, सिर्फ 25 रुपये मिलेंगे, यानी कि 125 रुपये। अब ये क्या होगा, बोरोवर यहाँ पे मांगने अगर आया है, ठीक है, मांगने अगर आया है 100 रुपये, तो ऐसा नहीं है इसको इंटरेस्ट के तौर पे सिर्फ 25 रुपये देने, नहीं, इसको चुकाने होंगे मान लो 50 रुपये। तो इधर तो इन्होंने सिर्फ 25 रुपये एक्स्ट्रा दिए, यहाँ से इनकी 50 की कमाई हो गई, यानी कि बचा कितना, 25 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से प्रॉफिट अर्न करते हैं अपना। कमर्शियल बैंक ज़्यादातर फेमस होते हैं क्योंकि हर तरीके का आपको लोन देते हैं और ज़्यादातर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म देते हैं, लॉन्ग टर्म ज़्यादातर नहीं देते हैं। कमर्शियल बैंक्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं डिपॉजिट एक्सेप्ट करने में, ये सारी चीज़ें आपको पता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चार्ज करते हैं और ये किस तरीके से प्रॉफिट अर्न करते हैं, जो वो मैंने आपको बता दिया, यही इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये भी ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी फटाफट पढ़ लेते हैं। देखो हर तरीके के बिज़नेस को ये फर्म्स को लोन देते हैं और ये चेक करते हैं कि उस बिज़नेस की या उस फर्म की या उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इंसान की क्रेडिबिलिटी क्या है, पेइंग कैपेसिटी क्या है। अब ये नहीं कि कोई भी गरीब इंसान आकर के 50 लाख का लोन ले ले, चेक तो करेंगे कि भाई तुम पे कर सकते हो कि नहीं, हमको वापस कहीं ऐसा ना हो लेके भाग जाए या फिर लेके मान लो मर जाए, फिर हम बैंक का तो नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। फिर क्या होता है, फ्लेक्सिबल सोर्स है एक्सेप्ट करने का और मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का, मनी विड्रॉ करने का। आपको जब जितना रुपया एक्सेप्ट वो करना है, डिपॉजिट करना है, कर दो, जितना लोन चाहिए उतना ले लो,
मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये एक सिक्योरिटी के अगेंस्ट आपको लोन ही देगा। ऐसा नहीं है विदाउट सिक्योरिटी आपको लोन मिल जाए, नहीं, आपको कुछ ना कुछ अपनी मतलब क्या बोलते हैं उसको, अमानत गिरवी रखनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ संपत्ति, अमानत नहीं। लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल कमर्शियल बैंक्स डू नॉट रिक्वायर मच फॉर्मेलिटी, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा, पर फिर भी कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करने पड़ते हैं क्योंकि इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। अब बात आती है इसके मेरिट्स की। मेरिट्स क्या क्या है, देखो बहुत ईजी है, हमारी जो सारी इन्फॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल रहती है। मैंने कितने रुपए का लोन लिया, अब आपको क्या पता कि मैंने कितने का लोन लिया हुआ है, कितने टाइम के लिए लिया हुआ है, मैं चुका पा रही हूँ या नहीं, ये सब आपको नहीं पता ना। फिर क्या है, फ्लेक्सिबल होता है। अगर आपने पहले लिया मान लो 75 लाख का लोन, फिर आपने सोचा कि नहीं नहीं मेरा काम तो 50 लाख में चल जाएगा, तो आप मतलब एडजस्ट कर सकते हो, उनको बोल दो भाई नहीं 50 लाख चाहिए, तो ये सारा फ्लेक्सिबल है, इकोनॉमिकल तरीका है, मतलब इसमें कॉस्ट नहीं जाती। शेयर्स वगैरह इशू करोगे, अंडर राइटिंग का, प्रोस्पेक्टस का, इतना सबका कॉस्ट जाता है। यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस पेपर वर्क होता है, थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपको फॉर्म्स वगैरह फिल करने हैं, अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवाना है, ये सब चीज़ें करवानी है, कुछ पैसा नहीं जा रहा आपका। लेसर फॉर्मेलिटीज़, जस्ट अभी मैंने बताया, सेविंग्स इंकरेज करता है और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करता है, फैसिलिटेट करता है। अब बात आती है इसके डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं कि इसमें प्रोसीजरल डिफ़िकल्टी होती है, हो सकता है किसी को डिफ़िकल्टी आ रही हो ये सब प्रोसीजर फिल करने में, थोड़ा टाइम लगता है। मतलब क्या होता है, लोन देने से पहले बैंक वाले आपके घर आते हैं, देखते हैं कि भाई आप कैसे घर में रह रहे हो, मतलब आपकी कैपेसिटी है कि नहीं लोन रीपे करने की, कुल मिला के कौन कितना कमाता है आपके यहाँ, कितनी आपकी संपत्ति है, टोटल घर का मकान है, किराए पे रह रहे हो, ये सारी चीज़ें। फिर नीड फॉर सिक्योरिटी की ज़रूरत रहती है, ठीक है। फिर स्ट्रिंजेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, बैंकरप्सी के चांसेस हैं और ऑनलाइन फ्रॉड्स के भी चांसेस होते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड्स काफ़ी होते हैं और आजकल ऑनलाइन का ज़माना है और डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, तो ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। अब हमारे पास आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, कमर्शियल पेपर पढ़ लिया, कमर्शियल बैंक पढ़ लिया। अब आती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखो बैंक भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, बैंक इज ऑल्सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पर ये हम बात कर रहे हैं बैंक के अलावा। बैंक के अलावा क्या क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, क्या करते हैं, देखो ये हर तरीके के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में डील करते हैं, राइट फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग अ लोन टू द एलोकेशन ऑफ क्रेडिट इनटू वेरियस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज। मतलब ये हर तरीके का डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं, लोन भी देते हैं और क्रेडिट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, और ये प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड आर ऑल्सो कॉल्ड डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स के क्योंकि ये हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में बेसिकली हेल्प करते हैं। ये कैपिटल और बोरोड कैपिटल, ठीक है, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल दोनों प्रोवाइड करते हैं, मीडियम टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी। बैंक्स यूजुअली क्या करते हैं, ये आप अभी मैंने बताया था, देखो यहाँ पे आपको कहाँ गया, मैंने यहाँ पे आपको कहीं लिखाया था, कहीं बताया था भाई, हाँ ये रहा, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, सिर्फ शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं ज़्यादातर। पर अब ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इनको भी प्रेफर किया जा सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं हमारे इंडिया में, पर जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं मेन, वो सिर्फ 5 हैं। जैसे कि एक हो गया NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि हाउसिंग लोन्स देता है। एक है आपका एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, और आपका क्या हो सकता है, नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड क्या है, एग्रीकल्चरल लोन देता है, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए, ये हाउसिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ऐसे करके 5 हैं। तो आपको ना क्या करना है, इस कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में ये पांचों इंस्टीट्यूशंस के नाम लिख करके विद इनका फुल फॉर्म कमेंट करना है। अगर ये आपका होमवर्क है, ओके, ठीक है, आपको पता होने चाहिए कौन से 5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इंडिया में। अब बात आती है इनके मेरिट्स की। तो देखो क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब क्रेडिट क्रिएशन होता है तो उससे क्या होता है भाई, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, हमारी कंट्री का इनकम बढ़ता है, ये सारी चीज़ होती है, राइट। हमको ये फंड्स प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में। जैसे कि अब किसी स्टेट को लोन चाहिए, किसी स्टेट की सरकार को, तो वो क्या करती है, इन डेवलपमेंट बैंक्स से लोन ले सकती है, वो अपने स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकती है, लाइक रोड्स, डैम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। तो ये सारी चीज़ों में बहुत हेल्प करते हैं, रीजनल बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, ये हर किसी को, छोटे छोटे बैंक्स मतलब कमर्शियल बैंक जो होते हैं, वो हर किसी को लोन नहीं देते, पर ये सबको लोन देते हैं।
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं इसके डीमेरिट्स। इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ऑब्वियसली ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं तो प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। सिस्टम ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटीज़, यहाँ पे भी सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा नहीं है हर कोई भी लोन ले ले, सिक्योरिटी कहीं ना कहीं चाहिए होगी, आपको कुछ ना कुछ रखना ही होगा अपनी मतलब गिरवी, ठीक है, ये सब हो गया। अब लास्ट हमारे पास आता है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा वो हम अपनी कंट्री के अंदर कर रहे थे, मतलब हम अपनी कंट्री में ही लोन दे रहे थे, लोन ले रहे थे, सब काम कर रहे थे, पर अभी इंटरनेशनल बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली मतलब बाहर की कंट्री से हमको डील करना है। तो बेसिकली देखो ये क्या होता है, ये एक ब्रांच है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की जो कि कंसर्न करती है किससे, मॉनेटरी रिलेशनशिप्स एट ग्लोबल लेवल, यानी कि पूरी दुनिया के लेवल, पूरे ग्लोब के लेवल पर, सिर्फ अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहे, पूरे ग्लोब की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनकरेज करता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़, 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़। अब मेरे को क्या करना है, मैंने अपनी कंट्री से लोन नहीं मिल पा रहा है, फिर मुझे चाहिए कि मैं किसी और कंट्री से लोन लूँ, तो बेसिकली मैं इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कर रही हूँ, सिंपल सी बात है। अब ये देखो बेसिक सी नॉलेज है जो आप ऑलरेडी पढ़ सकते हो, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो पहले क्या होता था, ये समझ लो 1991 यहाँ पे ना एक पॉलिसी आई थी, एलपीजी पॉलिसी, जिसे हम बोलते हैं, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले 1991 से पहले हम क्या करते थे, इतना ज़्यादा ग्लोबली कनेक्टेड नहीं थे, दूसरों से ट्रेड नहीं करते थे, ना उनका कोई इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता था, ना हमारा कंट्री के बाहर कहीं इन्वॉल्वमेंट है। पर इस पॉलिसी के बाद क्या हुआ, हम ग्लोबली बहुत ज़्यादा हमको एक्सपोजर मिला, ये सारी चीज़ें हुई, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारे पास बहुत ज़्यादा, तो हम फंड्स रेज कर सकते हैं बाहर से भी। तो उसके बाद से इंटरनेशनल फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो गई इंडिया में। अब जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के सोर्सेज होते हैं वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। देखो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग क्या हैं, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, सबसे पहला कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स तो जस्ट अभी हमने पढ़ा, ठीक है। इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, तो ये जो तीनों मैंने पढ़ा है ना, कमर्शियल बैंक्स और आपका डेवलपमेंट बैंक्स और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, ये इंटरनेशनली की बात हो रही है। ऐसे कमर्शियल बैंक्स जो इंटरनेशनली डील करते हैं, ऐसी डेवलपमेंट बैंक्स जो इंटरनेशनली डील करते हैं, ऐसा कैपिटल मार्केट जो इंटरनेशनली डील करता है। सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अब पहले एक एक करके हम सबसे पहले पढ़ते हैं कमर्शियल बैंक्स। देखो कमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं ये हमने पढ़ लिया है। कमर्शियल बैंक्स जैसे कि मान लो अब एसबीआई है, एसबीआई की ना इंडिया में तो बहुत जगह ब्रांचेज हैं बहुत, पर इसकी इंडिया के बाहर भी ब्रांचेज हैं। एसबीआई ही क्यों, कोई सी भी बैंक ले लो भाई, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया, सबकी बाहर ब्रांचेज हैं। इवन जो बाहर की जो बैंक्स हैं ना, बाहर की कंट्रीज़ की, यूएस की बहुत सारी बैंक्स हैं, साउथ कोरिया की हैं, चाइना की है, जापान की है, नॉर्वे की हैं, जर्मनी की हैं, वहाँ उनकी इंडिया में ब्रांचेज हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कर रहे हैं। अब हमको लोन लेना हो तो हम इनसे लोन ले सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स जो होती हैं वो इस तरीके से इंटरनेशनल फाइनेंसिंग करती हैं। अब बात आती है इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो देखो अभी जो मैंने डेवलपमेंट बैंक्स पढ़ाया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो इंडिया के थे, सिर्फ 5 जो मैंने बताए थे। पर ग्लोबली अगर हम देखें वर्ल्ड के लेवल पर बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जैसे कि उनके एग्जांपल्स देखो यहाँ अच्छा लिखे हुए हैं यहाँ, जैसे कि ये देखो एग्जिम बैंक जो है इंडिया का तो है ही, वो क्या करता है इंटरनेशनली भी लोन देता है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ईआईबी आपने सुना होगा, वर्ल्ड बैंक आपने सुना होगा, ये एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, और यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ईबीआरडी, आईएफसी, बहुत सारे इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन। तो ये क्या है, ये इंटरनेशनली लोन देते हैं, ये डेवलपमेंट बैंक्स हैं, डेवलपमेंट के लिए ही लोन देते हैं बेसिकली। और फिर लास्ट हमारे पास क्या आता है, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट मतलब इंटरनेशनल शेयर मार्केट। तो उसके थ्रू अभी तो हम क्या कर रहे थे, हमारी कंट्री में ही शेयर्स इशू कर रहे थे, उससे फंड रेज कर रहे थे। अब हम बाहर की कंट्रीज़ में भी शेयर इशू करके फंड रेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, लाइक आपके सिलेबस में है, सीबीएसई में वैसे क्लियरली मेंशन नहीं है, पर अगर आपको पढ़ाया हुआ है तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है, साफ सीधी बात है। तो अब हम पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे जब हमने पढ़ा कि सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, उसमें हमने ये पढ़ा एक तो कि ये 3 होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स और कैपिटल मार्केट, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। अब ये जो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट है, इसमें भी 4 चीज़ें हैं, 4 आपके पार्ट्स हैं। क्या है, जीडीआर, ठीक है, एडीआर, आईडीआर एंड एफसीसीबी। अब इनको पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, एक एक करके हम समझते हैं। यहाँ पे पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। देखो जैसे कि क्या हो सकता है, हाँ देखो आप क्या करते हो, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये इंडिया है, नहीं इंडिया, हाँ
ये इंडिया है और ये इंडिया की कोई कंपनी है, ठीक है, इंडिया की कोई कंपनी है। अब इसको लोन चाहिए था अपनी ही कंट्री से, तो इसने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों से लोन ले लिया। पर अब चाहता है ये कि मैं क्या करूं, बाहर से लोन लूँ, कोई भी कंट्री से, XYZ कंपनी है कोई, मान लो कनाडा, ठीक है, कनाडा। अब कनाडा में क्या चलता है, डॉलर, US डॉलर नहीं, कैनेडियन डॉलर, ठीक है। कनाडा में कौन सा चलता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, कौन सी करेंसी चलती है, कैनेडियन डॉलर, ओके। इंडिया में क्या चलता है भाई, अपना रुपया चलता है। अब मैं क्या करूँगी, शेयर्स इशू जब करूँगी तो यहाँ पे चलता है रुपी और यहाँ पे चलता है मेरा डॉलर, तो बैलेंस गड़बड़ा जाएगा ना, सब वैल्यू अलग होती है, आपको पता है, एक्सचेंज रेट्स वगैरह अलग होते हैं। तो मैं कैसे करूँगी, यहाँ पे तो मेरी करेंसी है, वहाँ दूसरी करेंसी है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक डिपॉजिटरी होती है, क्या होती है, डिपॉजिटरी, मतलब एक काइंड ऑफ मीडिएटर है। मैं क्या करूँगी, इसे शेयर्स इशू करूँगी, ये क्या करेगा, उनको कन्वर्ट कर देगा कैनेडियन डॉलर में, और उसकी वजह से मैं फंड रेज कर सकती हूँ बाहर की कंट्री में शेयर्स इशू करके। समझ आया, ये काइंड ऑफ मीडिएटर है, ये एक मीडिएटर होता है। देखो अभी आप पढ़ोगे डिटेल में तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लोकल करेंसी शेयर्स, मतलब मेरी कंट्री के जो शेयर्स हैं यहाँ पे, हाँ, द लोकल करेंसी शेयर्स, यानी कि जो मेरी कंट्री के शेयर्स हैं रुपए में, ठीक है, ऑफ अ कंपनी आर डिलीवर टू द डिपॉजिटरी बैंक। वो जो बीच में मीडिएटर था उसको हमने डिपॉजिटरी बैंक को डिलीवर कर दिए शेयर्स। द डिपॉजिटरी बैंक इशूज डिपॉजिटरी रिसीट, अब ये मेरे को रिसीट इशू कर देगा अगेंस्ट दीज शेयर्स, ठीक है, इसने मेरे को रिसीट दे दी। मैं इंडिया की कंपनी हूँ, मैंने डिपॉजिटरी बैंक को इशू कर दिए शेयर, अब ये मेरे को रिसीट दे देगा कि भैया हाँ आपने मेरे को ना शेयर्स इशू करे हैं। अब ये क्या करेगा, ये उनको आगे पास कर देगा कैनेडियन डॉलर, मतलब कनाडा को, ठीक है। सच डिपॉजिटरी रिसीट्स डोमिनेटेड इन US डॉलर्स आर GDRs, US डॉलर्स नहीं एक्चुअली, चलो अभी समझ लो, GDR ये एग्जांपल के लिए समझ लो, ठीक है। पर GDR होता क्या है, एक काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट है इशूड अब्रॉड बाय एन इंडियन कंपनी। मैं एक इंडियन कंपनी हूँ, मैंने अब्रॉड में, विदेश में इशू किया था टू रेज फंड्स इन सम फॉरेन करेंसी, किसी भी फॉरेन करेंसी में, ठीक है, किसी भी फॉरेन करेंसी में। इसे अभी रिमूव कर लेना, यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। इन डोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी लिख लेना, इसकी जगह लिख लेना फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है GDR, जिसके थ्रू एक इंडियन कंपनी क्या कर सकती है, फंड्स रेज कर सकती है किसी भी फॉरेन करेंसी में, और ये जो GDR का होल्डर है वो किसी भी टाइम कन्वर्ट कर सकता है उसको, नंबर ऑफ शेयर्स जो भी उसको रिप्रेजेंट करे, किसी भी टाइम कन्वर्ट कर सकता है। मतलब अब यहाँ पे जो मेरे पास क्या था, इस डिपॉजिटरी बैंक ने जो मेरे को रिसीट दी ना, इससे क्या हो गया, मैं किसी भी टाइम कन्वर्ट कर सकती हूँ। मेरे पास अगर मैंने 100 शेयर्स ले रखे हैं तो उन 100 शेयर्स की जो वैल्यू होगी रुपए में, उसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ इसमें, कैनेडियन डॉलर में, ये याद रखना है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो बिचौलिया की तरह काम कर रहा है दो कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। द होल्डर्स ऑफ GDRs कैन डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स, कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, बट ओनली डिविडेंड एंड कैपिटल अप्रिसिएशन, कोई वो नहीं होता है, मतलब वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। साथ ही साथ हाँ, बस ये आपको याद रखना है। अब बात आती है ADR की। अब देखो ADR क्या है, जिस तरीके से GDR मैंने बताया, GDR में क्या था, G स्टैंड्स फॉर ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ADR में क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। तो ग्लोबल तो मतलब कहीं भी, एनीवेयर इन वर्ल्ड, एनीवेयर इन वर्ल्ड, यानी कि किसी भी कंट्री में, एक्सेप्ट US, ठीक है, नहीं US में भी, हाँ US एक्सेप्ट US। और ये क्या है, सिर्फ US की बात होगी, USA की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिर्फ अमेरिका में अगर आपको ऐसे फंड्स, अमेरिका से फंड रेज करना है, शेयर्स इशू करने हैं, तो आप ADR यूज़ करोगे, ठीक है। और ग्लोबली कहीं भी करना है तो GDR यूज़ करोगे, सिंपल सी बात है। तो डिपॉजिटरी रिसीट इशूड बाय अ कंपनी इन US, अगर US में आप डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर रहे हो तो वो आपका ADR से होगा, और अगर आप ग्लोबली कहीं भी कर रहे हो तो वो GDR से होगा। ADRs आर बॉट एंड सोल्ड इन द अमेरिकन मार्केट एंड आर सिमिलर टू GDRs बट कैन बी इशूड ओनली टू अमेरिकन सिटीजन, सिर्फ अमेरिकन सिटीजन ही, ओके। अब नेक्स्ट आता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। ये क्या होता है भैया, अब देखो इंडियन से समझ आ रहा है, इंडिया का कुछ पंगा है यहाँ पे। अब अगर मेरे को इंडिया की कंपनी को बाहर से फंड रेज करना है, शेयर्स इशू करने, तो वो GDR यूज़ करेगा। पर
बाहर की किसी कंट्री को इंडिया से फंड रेज करना है, शेयर्स इशू करने, तो वो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट वो करेंगे, यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ अ डिपॉजिटरी रिसीट। सिंपल सी बात है, तीनों सेम है। इट इज़ क्रिएटेड बाय एन इंडियन डिपॉजिटरी। अब यहाँ पे इंडियन डिपॉजिटरी आ गई, पहले ग्लोबल कोई भी डिपॉजिटरी थी, फिर अमेरिकन में आपकी यूएस डिपॉजिटरी थी, यहाँ पे इंडियन डिपॉजिटरी है क्योंकि इंडिया से फंड रेज हो रहा है टू इनेबल अ फॉरेन कंपनी टू रेज फंड्स फ्रॉम द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। आईडीआर क्या है, एक स्पेसिफिक इंडियन वर्जन है सिमिलर टू जीडीआर, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट इज़ इशूड टू एन इंडियन सिटीजन। ये इंडियन सिटीजन को इशू किया जाता है। ग्लोबल वाला कहीं भी किसी कंट्री में इशू किया जा सकता है, अमेरिकन वाला सिर्फ अमेरिका में यूज़ होगा, याद रखना है। अब आता है एफसीसीबी। अभी हमने जो तीनों पढ़े, एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, ये क्या थे, एक काइंड ऑफ शेयर्स की बात कर रहे थे हम, जैसे शेयर्स इशू कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये हम एक लोन की बात करेंगे, एक डिबेंचर्स की तरह। डिबेंचर्स जो होते हैं ना वो, तो ये क्या है, इक्विटी लिंक्ड डेट सिक्योरिटी, ये डेट सिक्योरिटी होती है। वो शेयर्स की बात कर रहे थे हम, ये डेट है, ओके। एंड दैट आर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी और डिपॉजिटरी रिसीट्स आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। और ये इशू किए जाते हैं फॉरेन करेंसी में टू कैरी अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। इन पे इंटरेस्ट रेट भी होता है क्योंकि ये लोन है, डिबेंचर है, मैंने बताया ना, डेट सिक्योरिटीज़ है। डेट मतलब कर्जा, अब कर्जे पे आपको वो तो देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। शेयर्स में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, तो ये आपका एफसीसीबी होता है, ये आपको याद रखना है। एंड एफसीसीबीज आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड आर वेरी सिमिलर टू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशूड इन इंडिया। तो ये डिबेंचर्स से सिमिलर है, इसीलिए इन पे इंटरेस्ट भी जाएगा, इन्हें डेट सिक्योरिटीज़ बोला जाता है। इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। लास्ट हमारा जो टॉपिक बच रहा है कि अब देखो हमने बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फंड्स पढ़ लिए, ठीक है ना, जैसे कि हमने कमर्शियल पेपर पढ़ा, कमर्शियल बैंक्स पढ़ा, हमने शेयर्स पढ़ा, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, आपका ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट्स, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, ये सारी चीज़ें। अब हम जो कोई कंपनी है वो कौन सा सोर्स चूज़ करे और उस चॉइस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हमको पढ़ना है। अब देखो सब बेसिक सी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा पूछा नहीं जा सकता, फटाफट बता देती हूँ। कॉस्ट, सबसे पहले तो वो देखिए कि कॉस्ट किस में कम आ रही है। देखो कमर्शियल बैंक से लोन ले लो, कोई कॉस्ट नहीं आती है आपको, तो बस फॉर्म थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ फिल करनी है। आप शेयर्स वगैरह इशू करोगे, आपको अंडर राइटिंग का, प्रोस्पेक्टस का, ये सब का बहुत खर्चा होगा, तो कम से कम जिसमें कॉस्ट आ रही हो वहाँ से फंड रेज करो। फिर आता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। आपकी स्टेबिलिटी है, आप इतने स्टेबल हो के नहीं, आप इतना ये मतलब आप जहाँ से भी फंड रेज कर रहे हो वो वापस कर सकते हो या नहीं, या फिर आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कितना लोन ले रहे हो, कितने टाइम तक का लोन ले रहे हो। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है कि आपका क्या कहते हैं, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल स्टेटस। अब किस तरीके की आपकी फॉर्म है, लाइक आपकी अगर पब्लिक कंपनी है तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल ओनली अ पब्लिक कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर्स टू रेज मनी, नॉट अ पार्टनरशिप बिजनेस। अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, कोई प्राइवेट कंपनी है, तो वो फंड इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकती, सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है। तो आपका लीगल स्टेटस क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, आपकी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, क्या है। फिर आता है पर्पज़ एंड पीरियड, किस टाइम के लिए ले रहे हो और किस पर्पज़ के लिए ले रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपके प्रॉफिट्स कैसे हो रहे हैं, आप चुका सकते हो कि नहीं, आप कहीं ऐसा तो नहीं आपकी सारी संपत्ति वगैरह चले जाए। तो रिस्क फैक्टर जो इन्वॉल्व होता है फंड रेज करने में, वो आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। फिर कंट्रोल मतलब अब जैसे कि अभी जस्ट हमने पढ़ा कि वोटिंग राइट्स किस में नहीं मिलते आपको, डिबेंचर्स अगर आप इशू करते हो तो उसमें आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, आपको इक्विटी शेयर्स में वोटिंग राइट्स मिलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। तो आपको कंट्रोल आपका कितना रह जाएगा, ओनरशिप वगैरह ये सारी चीज़ें देखो, ओनरशिप का भी आता है। हाँ, यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आप जैसे कि इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, ओनरशिप आपकी थोड़ी सी चली जाती है, लूज हो जाएगी। अगर आप डिबेंचर्स इशू करते हो तो आपकी कोई ओनरशिप नहीं जाएगी, है ना, कंपनी के मालिक आप ही रहोगे। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन क्रेडिट वर्दीनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज। टैक्स बेनिफिट्स आपको किस में मिल रहे हैं, टैक्स डिडक्शन आपको सबसे ज़्यादा किस में मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी कंपनी को। ये सब आप डिटेल में खुद से पढ़ लेना, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बिल्कुल सही नहीं पूछा जाता, बस अपनी नॉलेज के लिए थोड़ा सा पढ़ सकते हो। और इसी के साथ आपका ये वीडियो ख़त्म होता है, ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। एंड यस, अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो तो प्लीज़ अपने इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन करके जितने भी पीडीएफ्स हैं आपके चैप्टर्स के, आप वहाँ से उठा सकते हो, कभी भी रिवाइज कर सकते हो डाउनलोड करके। एंड येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।